हाँ, जैसा कि दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। फर्स्ट यूनिट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की। और अगर आप इस सब्जेक्ट में देखें तो फर्स्ट यूनिट में जो हमारे टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में। और ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंक्लूड है। इम्पोर्टेंस ऑफ यूजर इंटरफेस डिफिनीशन, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डिजाइन, बेनिफिट ऑफ गुड डिजाइन, a brief history of screen design, the graphical user interface, popularity of graphics, the concept of direct manipulation, graphical system characteristics, web user interface popularity characteristics, principle of user interface. तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है क्या। तो सबसे पहली चीज़ कि इंटरफेस के बारे में हम लोग जो भी जानते हैं वो ये है कि इंटरफेस क्या करता है कि दो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करता है, या फिर एक तरीके से कहें कि दो ऑब्जेक्ट कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे चूंकि हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से हम वो सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे जिसमें एक ह्यूमन जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है, या फिर हम ये भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर और ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या फिर अपने जो भी थॉट्स या आइडियाज हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा डिफिनीशन है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का, तो अगर हम इस डिफिनीशन को देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि एससीआई was previously known as the man machine studies और मैन मशीन इंटरेक्शन। यानी कि सबसे पहले हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो हमारा सब्जेक्ट है, ये स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ते थे, यानी कि आज से पहले जब इसको पढ़ा जाता था, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था। अगर आप चेक करोगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में क्या था कि उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक थे वो भी आपके सेम यही टॉपिक थे। ठीक है ना। तो बाद में आगे चल के उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया और उसका नाम जो है वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कर दिया गया। ठीक है ना। लेकिन प्रीवियसली जो है पहले हम लोग उसको मैन मशीन इंटरेक्शन भी कहते थे। मैन मशीन इंटरेक्शन इसलिए क्योंकि मैन और मशीन किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ये हमारा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बताया जाएगा या शो किया गया है। आगे जैसा कि लिखा हुआ है कि इट डील्स विथ द डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है ना। ये पर्टिकुलर किसके लिए डील करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में की डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन और असेसमेंट कैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, एंड रिलेटेड फिनोमिना दैट आर फॉर ह्यूमन यूज। एंड इससे रिलेटेड फिनोमिना यानी कि जो ह्यूमन इन सारी चीजों का यूज कर सके। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के अंदर आती है। ठीक है। आगे जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि एससीआई कैन बी यूज्ड इन ऑल डिसिप्लिन्स wherever there is a possibility of computer installation। ठीक है ना। यानी कि जो एससीआई कैन यूज इन ऑल डिसिप्लिन लिखा हुआ है, तो यानी कि एससीआई यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का हम काफी सारे फील्ड में यूज करते हैं। ये काफी ब्रॉड फील्ड है इसका ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का। और आज की डेट में आप लोग को पता है कि हम जितना कुछ भी या हम किसी न किसी तरीके से अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है ना। हम लोग पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि एक ये डिजिटल लाइट पेन आता है, तो लाइट पेन पे हम जिस तरीके से पैड पे लिखते हैं उस तरीके से कंप्यूटर पे वहाँ पे लिखा जाता है। तो अब वो लाइट पेन कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके बीच में कुछ न कुछ इंटरफेस है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या फिर अपने इंस्ट्रक्शन को वो पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर वो पहुंचा पा रहा है। ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर एक इंटरफेस का काम है कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर पैड और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ठीक है ना। कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में भी एससीआई की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जैसा कि लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एरियाज वेयर एससीआई कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ डिस्टिंक्टिव इम्पोर्टेंस आर मेंशन बिलो। यानी इसके अलावा कुछ और भी फील्ड है
जहाँ पे हम SCI का यूज करते हैं, तो अलग अलग वो फील्ड का कौन कौन से हैं जहाँ पे SCI का यूज किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस में, यानी कंप्यूटर साइंस जो हमारी फील्ड है उसमें SCI का यूज काफी ज्यादा होता है। किस लिए होता है, तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि फॉर एप्लीकेशन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये इन फील्ड में कंप्यूटर साइंस के इस फील्ड में पर्टिकुलर जो है आपका SCI का यूज किया जाता है। उसके बाद से साइकोलॉजी की बात करें तो फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड एनालिटिकल पर्पज, ठीक है। अगर हम सोशल की बात करें कि यहाँ पे SCI का क्या यूज है, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि फॉर इंटरेक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किस तरीके से एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, यहाँ पे भी हम इसके लिए भी हम पर्टिकुलर जो है वो SCI का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डिजाइन में, तो यहाँ पे भी SCI का यूज किया जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि फॉर इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव ओवन ETC, ये क्या है कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जैसे कि SCI का यूज किया जाता है, यानी कि जब तक इंटरफेसेस यूज नहीं करेंगे तब तक ये सारे फील्ड में काम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि ओवरऑल ये जो टॉपिक है, यानी कि जो ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की जो डिफिनीशन है, इसको अगर आप समझते हैं तो इसका जो मेन मोटो है वो मेन मोटो यही है कि किस तरीके से एक कंप्यूटर जो है और एक ह्यूमन जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे जैसा कि लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन SCI इज ASIAM SIGCHI विच स्टैंड फॉर, यानी कि जो आपका ASIAM है इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ ऑन कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि ये एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्टिकुलर SCI के ऊपर काम करता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरेक्शन मीन्स इंटरफेस आप ले सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से कंप्यूटर और ह्यूमन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं वो होते हैं इंटरफेसेस के थ्रू, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो इसीलिए स्पेशली काम करता है कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। और SIGCHI defines computer science to be the core discipline of SCI, ठीक है। In India it emerged as a interaction proposal mostly based in the field of design, ठीक है ना, यानी इंडिया में ये प्रपोज हुआ था डिजाइन की फील्ड में, ठीक है। और जो मेन पर्पस है हमारा कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो यही है, देखिए दोस्तों, कि हम कि कंप्यूटर से किस तरीके से ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा, इंटरफेसेस कौन कौन से होंगे, इंटरफेसेस को हम डिज़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से एक अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए इंटरफेस में हमें कौन कौन सी पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे टूल्स इंटरफेस के हैं और बहुत सारे इंटरफेसेस हैं। आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जिसका आप लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे और भी सारे इंटरफेसेस हैं जिसके बारे में पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में जो है आपका डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि द इंटेंशन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू लर्न द वे ऑफ डिजाइनिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और इंटरेक्शंस, ठीक है, कंसीडरिंग विच वी विल लर्न द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो ऊपर की ये जो इतनी लाइन लिखी हुई है कि द इंटेंशन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू लर्न the ways of designing user friendly interfaces और interactions। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से ये दो वर्ड एक साथ यूज हुए हैं, इंटरफेसेस और इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। आप स्टार्टिंग में अगर आप गूगल पे सर्च करें या फिर ओल्ड लाइब्रेरीज में पुराने सब्जेक्ट की बुक्स को अगर आप सर्च करें तो वहाँ पे आपको यही सब्जेक्ट जो है वो मिलेगा, ह्यूमन कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के नाम से, ठीक है ना। लेकिन उसी को मॉडिफाई करके आगे चल के हमने इसको क्या कर दिया, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस, ठीक है ना। यानी
कि किस तरीके से एक ह्यूमन एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होगा, उसके लिए कौन कौन से इंटरफेसेस डिजाइन किए गए हैं और जो डिजाइन किए जाएंगे उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होगा जिससे कि हम एक अच्छा इंटरफेस या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस डिजाइन कर सकें। अलग अलग फील्ड में अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है ना, और उनको डिजाइन करने के लिए अलग अलग तरीकों से उनको डिजाइन किया जाता है। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है इसका, तो ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे टू डिजाइन एंड असेस इंटरैक्टिव सिस्टम, कि किस तरीके से किसी इंटरैक्टिव सिस्टम को डिजाइन किया जाए। और दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि वे टू रिड्यूस डिजाइन टाइम थ्रोज कॉर्डिनेटिव सिस्टम एंड टास्क मॉड्यूल्स, ठीक है ना, टास्क मॉड्यूल्स और कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम की हेल्प से किस तरीके से हम अपने डिजाइन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे शो किया गया है। मतलब SCI का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है। और प्रोसीजर एंड ह्यूरिस्टिक फॉर इंटरैक्टिव सिस्टम डिजाइन, जो भी प्रोसीजर और आंकड़े हैं वो भी SCI के थ्रू किसी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए उसके लिए भी ये पर्टिकुलर SCI का यूज किया जाता है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें या इस ऑब्जेक्टिव को जो लिखा हुआ है, अगर इस ऑब्जेक्टिव पे हम फोकस करें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो हमारा इस पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम कभी भी किसी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें हमेशा जितने भी इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, हमें उसको भी डिजाइन करना होता है और ये भी देखना होता है कि क्या सारी चीजें जो भी सिस्टम हमारा डिजाइन हो रहा है उससे जो हमारा पर्टिकुलर यूजर है वो कितने कितने तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, और जितने भी तरीके हैं जिससे वो कनेक्ट हो रहा है उसके लिए कौन कौन से इंटरफेस यूज किए जाएंगे। तो उस हम सिस्टम को ध्यान में रखते हुए तब हम उस हिसाब से उन पर्टिकुलर इंटरफेसेस को डेवलप करते हैं। अगर हम इंटरफेसेस को डेवलप ना करें तो हमारा सिस्टम एक तरीके से यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि जब ह्यूमन उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो फिर सिस्टम और कंप्यूटर के सॉरी ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट का, जो हमारा मेन गोल है इस सब्जेक्ट का, वो यही है कि किस तरीके से हम एक अच्छे इंटरफेसेस को, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस पहली चीज क्या होती है कि ह्यूमन इंटरफेस पर्टिकुलर एक वे है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर और सिस्टम ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पर्टिकुलर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हमें इंटरफेसेस को डिजाइन करना पड़ता है ताकि हम सही तरीके से सिस्टम में उन इंटरफेसेस का यूज कर सकें और ह्यूमन आसानी से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है और ये हमारे सब्जेक्ट की डिफिनीशन है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट SCI इंट्रोड्यूस हो गया था, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग में पहले जो है वो दूसरे नेम से या फिर कहे कि दूसरे हाँ सॉरी पर्टिकुलर जो ये हमारा सब्जेक्ट है ये दूसरे नेम से भी पहले से सिलेबस में इंट्रोड्यूस था, लेकिन उसी को मॉडिफाई करके हमने जो उसका नाम चेंज कर दिया ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है ना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जैसी चीजें क्या है कि एक साथ या एक ही बार में पूरा सब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं या फिर क्या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं, तब जाके हम पर्टिकुलर उस जगह पे पहुंच पाते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री देखें कि किस तरीके से हम SCI तक पहुंचे, ठीक है ना, तो देखिए अगर स्टार्टिंग का ही तो अर्लियर कंप्यूटर की बात करें तो ENIAC 1946, तो इसमें क्या है कि जैसा कि इम्प्रूवमेंट इन द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ब्रॉट मैसिव इंक्रीजेस इन कंप्यूटिंग पावर, पीपुल स्टैंड थिंकिंग ऑन इनोवेटिव आइडियाज। यानी कि इस टाइम पे 1946 में लोग इसके बारे में सोचना शुरू किए कि किस तरीके से मतलब कि हम ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से 1950 में जैसा कि लिखा हुआ है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसका इन्वेंशन किया गया था, ये है क्या एक्चुअल में कि SAGE सेमी ऑटोमेटिक ग्रुप इन्वायरमेंट एंड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द US यूज टू अर्लीस्ट वर्जन ऑफ VDU, ठीक है ना। यानी कि 1950 में
यूएसए यानी कि अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में पहली बार विजुअल डिस्प्ले यूनिट का यूज किया था। और ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट था ये पहली बार ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया गया था, यानी यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी विजुअल डिस्प्ले यूनिट की। और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहली बार कहाँ पे किया गया था? एयर डिफेंस सिस्टम में, ठीक है ना। एयर डिफेंस सिस्टम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एयर में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बार अमेरिका ने इस पर्टिकुलर विजुअल डिस्प्ले यूनिट का 1950 में यूज किया था। उसके बाद से फिर स्क्रैच पैड का यूज डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रैच पैड। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो है वो स्क्रैच पैड का डेवलपमेंट हुआ था 1962 में, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर जैसा कि लिखा हुआ है कि स्क्रैच डेवलप्ड स्क्रैच पैड एंड प्रोवाइड दैट कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर मोर देन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो स्क्रैच पैड आप जानते हैं कि हम पर्टिकुलर जैसे भी स्क्रैच करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर में, वैसे उसी उसी तरीके से जो है जिस तरीके से हम लोग इस स्क्रैच पैड का जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि एक पैड होता है, एक पेन होती है। जिस तरीके से हम उस पर स्क्रैच करते हैं या पेन को चलाते हैं, वैसे ही डिजाइन हमारी कंप्यूटर के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेंशन हुआ था वो 1962 में हुआ था दोस्तों। ये सारे के सारे एक एक स्टेप हैं जो आगे चल के एससीआई सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। लेकिन उनकी स्टार्टिंग किस तरीके से हुई थी, स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी। उसके बाद से देखिए 1963 में क्या होता, आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग टूल किट, यानी 1963 में फिर ये आइडिया जनरेट हुआ कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग टूल किट को जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि सिमिलर सिस्टम क्रिएटेड लार्जर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद से 1968 में माउस वर्ल्ड प्रोसेसर, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड प्रोसेसर माउसेस, 1968 में माउस का आपका इन्वेंशन किया गया। और आप जानते हैं कि किस तरीके से माउस का यूज करके हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो कि जीयूआई के ऊपर काम करता है, ठीक है। उसके बाद से फिर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डायना बुक, ये 97 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद से विंडोज एंड वैम्प इंटरफेस, इसका मतलब कि इन्वेंशन किया गया। देन उसके बाद से आइडिया ऑफ मेटाफोर, उसके बाद से डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंट्रोडक्शन बाय बीन। इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये सारी की सारी हिस्ट्री है। www 1989 में इसको द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर केम इन 1993, लेकिन लास्ट में वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम अगर एक बात करें कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति की, मतलब कि किस तरीके से एक हम आज जो एससीआई पढ़ रहे हैं यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, तो ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ये किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो ये इसका एक पूरी हिस्ट्री जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीपीटी में आपको मैंने शो करने की कोशिश की है, ताकि आप ये देख के समझ सके कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए। पहले आपका किस तरीके से विजुअल डिस्प्ले यूनिट का हुआ, उसके बाद से स्क्रैच पैड, उसके बाद से धीरे धीरे और सारे आइडियाज आते गए, फिर डायना बुक का इन्वेंशन किया गया, ठीक है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग लास्टली जो है वो हम लोग कहाँ पहुंचे, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस सब्जेक्ट में, जिसमें अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ इंटरफेसेस को किस तरीके से डिजाइन किया करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये आपका जो हमारा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, तो होप्स आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया हो कि एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट क्या वर्क कर रहा है और किस तरीके से इसमें कौन से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑफ 8 गुड डिजाइन, ठीक है ना। ये एक 8 गुड डिजाइन या कहें कि यह 8 गुड डिजाइन का ये एक प्रिंसिपल है, जिसमें ये बताया गया है कि पर्टिकुलर किस तरीके से हम एक अच्छा इंटरफेस को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है 8 रूल या 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम मोस्टली अपने माइंड में रखते हुए इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ लॉट ऑफ information out there about various interfaces
design techniques and patterns you can use when crafting your user interface and websites. Solutions to common problems and general usability recommendations. Following guidelines from expert will likely lead you toward creating a good user interface. But what exactly is a good interface? What are the characteristics of an effective user interface? Here are 8 things I consider a good user interface need to be. यानी कि अगर हम एक अच्छा जो हमारे जैसे कि जितने लोगों ने जो एक्सपर्ट जिन्होंने यूजर इंटरफेस को काफी डिजाइन किया है, ठीक है ना, काफी यूजर इंटरफेसेस को क्रिएट किया है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया है और या फिर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि न्यू कमर्स जितने भी हैं जो कि यूजर इंटरफेस को या फिर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को डिजाइन करना चाहते हैं या फिर उस फील्ड में है जो कि डिजाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 8 पॉइंट्स हैं जिनको अपने माइंड में रखते हुए उनको यूजर इंटरफेस को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि क्लियर, कंसाइज, फैमिलियर, रिस्पॉन्सिव, कंसिस्टेंट, अट्रैक्टिव, इफिशिएंट, फॉरगिविंग। ठीक है ना, तो ये इतने पॉइंट हैं जिनको अपने माइंड में रखते हुए हमें अपने पर्टिकुलर यूजर इंटरफेस को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले यानी कि क्लियर, जो कि एक पहला पॉइंट है आपका, तो जैसा कि देखिए लिया हुआ है क्लियर, यानी कि जो भी आप यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहे हो वो एकदम क्लियर हो, ताकि यूजर को आसानी से समझ में आ सके कि पर्टिकुलर कौन सा इंटरफेस किसके लिए बनाया गया है और उसका क्या यूज है। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर ये क्लियरिटी नहीं होगी तो आप अच्छा मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर ये क्लियरिटी नहीं होगी तो एक इफेक्टिव यूजर इंटरफेस डिजाइन नहीं किया जा सकता। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन। ठीक है ना, यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन के लिए क्लियरिटी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। Indeed, the whole purpose of the user interface design is to enable people to interact with your system by communicating meaning and function। यानी कि जो मेन पर्पस हमारा यूजर इंटरफेस डिजाइन का है वो है क्या, कि हम पीपुल के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं या फिर पीपुल आसानी से, यूजर जो है वो बहुत ही आसानी से पर्टिकुलर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके, उनकी फंक्शनलिटी का यूज कर सके। ठीक है ना, इसीलिए हम यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। ठीक है, इफ पीपुल कैन नॉट फिगर आउट हाउ योर एप्लीकेशन वर्क और वेयर टू गो ऑन योर वेबसाइट, देयर विल गेट कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये सब सारी चीजें जैसे कि यूजर इंटरफेस जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें अगर हम इंटरफेस को अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए मतलब कि क्या, कि हम जो भी शो कर रहे हैं वो ऐसा हो कि आसानी से यूजर उसको समझ सके, जैसे ही वो देखे उसको समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस का यूज क्या है। ठीक है ना, इसके अलावा हम पॉपअप का भी यूज कर सकते हैं कि जैसे ही हम पॉपअप आप समझते हैं कि जैसे ही हम वहाँ जाते हैं तो एक मैसेज शो करने लगता है जो कि पर्टिकुलर उसके बारे में बताता है कि ये इंटरफेस या ये पर्टिकुलर जो सिंबल है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, जैसा कि आप नीचे वाले फिगर में अगर आप देखेंगे ये फिगर, तो एक तरीके से देखिए एक यूजर इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट किया गया है और ये जैसे ही हम यहाँ पे एरो को ले जा रहे हैं तो एक पॉपअप मैसेज जनरेट हो रहा है, इंसर्ट कस्टम कैरेक्टर। ठीक है ना, तो ये जो पॉपअप मैसेज है ये एक तरीके से और ज्यादा क्लियरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपके इंटरफेस के बारे में, ताकि जो यूजर है वो आसानी से समझ सके कि पर्टिकुलर ये जो आपने इंटरफेस बनाया है उसका काम है क्या। ठीक है ना, तो क्लियरिटी दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते समय, ताकि कस्टमर आसानी से या यूजर आसानी से समझ सके कि क्या चीज है, मतलब पर्टिकुलर ये क्यों बनाया गया है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि व्हाट डज दैट डू, however buttons in WordPress and tooltip will pop up explaining their functions। ठीक है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम बात कर रहे होंगे
इसके बारे में। तो ये चीज हमेशा नोटिस करिएगा कि जब भी मतलब कि जो भी इंटरफेस हम डिजाइन करेंगे, आप लोगों ने मोस्टली अगर आप जावा में काम करते हैं तो कई बार आप लोगों ने इंटरफेसेस डिजाइन भी किए होंगे। तो अब होता क्या है कि मोस्टली जो भी हम इंटरफेस डिजाइन करते हैं उसमें एक सिंबल यूज करते हैं या कुछ भी ऐसा नोटेशन यूज करते हैं जिससे कि वो अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सके या फिर उसको देख के कुछ इंफॉर्मेशन निकल सके। उसके बाद से अगर बंदा वहां पे एरो ले जाता है तो पॉपअप शो करे, जिससे कि यूजर और ज्यादा मतलब कि समझ सके कि पर्टिकुलर ये इंटरफेस किसके लिए बनाया गया है। तो क्लियरिटी या फिर नंबर 1 जो हमारा क्लियर पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पर्टिकुलर ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरफेस में किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए कि जो भी आप इंटरफेस डिजाइन करें वो क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद से कंसाइज। ठीक है ना, तो क्लियरिटी का कंसाइज का मतलब क्या है कि थोड़ा छोटा, ठीक है ना, कि बहुत बड़ा ना हो। तो अब क्लियरिटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहीं सारा फोकस अगर क्लियरिटी पे ही कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो इंटरफेस है वो बहुत लेंथी हो जाए। ठीक है ना, तो हम क्लियरिटी को भी उतना ही फोकस करते हैं जितना हमें जरूरत होती है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियरिटी इन अ यूजर इंटरफेस इज ग्रेट, however you should be तो जैसा कि लिखा हुआ है कि क्लियरिटी इन अ यूजर इंटरफेस इज ग्रेट, हाउएवर यू शुड बी केयरफुली नॉट टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ओवर क्लियरिफाइंग. It is easy to add definitions and explanations, but every time you do that, you add mass. Your interface grows. Add too many explanations, and your users will have to spend too much time regarding throws them. यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा पॉपअप मैसेज या इंफॉर्मेशन ऐड करने की ऐड अगर आप करते हैं तो वहाँ पे यूजर को ज़्यादा टाइम लगेगा पर्टिकुलर उस चीज़ को समझने के लिए, आपके इंटरफेस को समझने के लिए। ठीक है ना, और आपको पता है कि यूजर जो भी आप अगर आप खुद भी एज ए यूजर काम करते हैं तो वहां पे आप क्या चाहते हैं कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए, ना कि एक एक चीज को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम का यूज करना पड़े। ठीक है ना, तो अगर हम शॉर्ट टाइम में चीजों को समझाना चाहते हैं तो हमें थोड़ी क्लियरिटी पे तो फोकस करना है, लेकिन क्लियरिटी के अलावा हमें ये भी फोकस करना है कि हम किस मतलब कि कहीं इतना ज्यादा लेंथी इंटरफेस ना बना दे कि उसको फिर पढ़ने समझने में काफी दिक्कत हो या फिर यूजर को ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़े पर्टिकुलर यूजर को समझने के लिए। ठीक है ना, तो इंटरफेसेस को कंसाइज करने के लिए जो तरीका है, जैसा कि देखिए नीचे लिखा हुआ है कुछ मतलब आइडियाज दिए हुए हैं कि जिससे कि हम अपने पर्टिकुलर इंटरफेस को कंसाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि कीप थिंग्स क्लियर बट आल्सो कीप थिंग कंसाइज, यानी कि आपको क्लियर तो चीजें रखनी है लेकिन साथ में चीजों को छोटी भी रखनी है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। when you can explain a feature in one sentence inside of 3, do it. यानी कि अगर आप 3 स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप उसको करिए, ताकि एक ही जो चीज आपको 3 लाइन में समझ में आ रही है वो एक ही लाइन में समझ में आ सके, यानी यूजर जैसे ही जाए तो उसको एक ही लाइन पढ़ने पे वो समझ में आ जाए कि पर्टिकुलर चीजें क्या है, ना कि नंबर ऑफ लाइन्स हो ताकि यूजर भी बोर हो जाए आपकी लाइन्स को पढ़ते पढ़ते। when you can label an items with one word instead of two, do it. वही सेम चीज कि अगर आप लेबल करते हैं और एक ही वर्ड यूज करते हैं 2 वर्ड की जगह तो वो भी ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, मोस्ट मतलब वो भी तरीका वो भी अच्छा है क्योंकि इसके थ्रू भी आप आसानी से अपने पर्टिकुलर जो आपका ये अगर हम कहें कि जो आपका इंटरफेस है उससे थोड़ा सा लेंदी कम होगा और आसानी से मतलब कि चीजें समझ में आएंगी। सेव द वैल्यूएबल टाइम ऑफ योर यूजर बाय कीपिंग थिंग्स कंसाइज। आप चीजों को छोटा हम इसलिए करते हैं ताकि यूजर का टाइम जो है वो कम लगे समझने में कि आपका इंटरफेस किस लिए डिजाइन किया गया है। कीपिंग थिंग्स क्लियर एंड कंसाइज एट द सेम टाइम इट्स नॉट इजी एंड टेक time takes time and effort to achieve, but the reward are great. ठीक है ना, ये काम करने में ये ठीक है कि मतलब कि जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर आप एक छोटा
आप एक इंटरफेस बना रहे हैं जो कि कंसाइज भी हो, क्लियर भी हो, तो एक टाइम टेकिंग वर्क है, लेकिन आप अगर इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप डिजाइन करते हैं तो बाद में जो उसका रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, ताकि और यूजर को वो पसंद भी आएगा। तो जैसे देखिए एक कंसाइज का एक देखिए छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फिगर के थ्रू शो किया है। ये एक आपका आउटपुट वॉल्यूम का आपका इंटरफेस है जो कि शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कितना एक सिंपल तरीके में शो कर दिया गया है, ताकि कोई भी बंदा अगर इसको देखे तो उसको समझ में आ सकता है कि वॉल्यूम कहाँ पे है, किस टाइम पे अगर हम कितना बढ़ा रहे हैं और कैसे मतलब कि तो उसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, तो आसानी से यूजर को शो हो जा रहा है। ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम कंट्रोल इन OS X यूज टाइटल आइकन टू शो ईच साइड ऑफ द स्केल फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है ना। यानी देखिए ये कितना इजी, कितना सिंपल है। ठीक है कि कोई भी यूजर अगर इस इंटरफेस पे जाता है तो उसको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ये आउटपुट वॉल्यूम के लिए है, वॉल्यूम को बढ़ाना है तो हमें आगे करना है, वॉल्यूम को घटाना है तो हमें पीछे करना है। ठीक है ना। तो ये एक बेस्ट इंटरफेस है। अगर आप एग्जांपल देखें इसका कि ये क्लियर भी है, यानी इसमें क्लियरिटी भी है, जो 8 पॉइंट हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें क्लियरिटी भी है और ये कंसाइज भी है, छोटा भी है, ताकि यूजर आसानी से इसको देख के समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस किस लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा और भी सारे आपके पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम यही क्लियर और कंसाइज के ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कस किया। कल हम इस पूरे के पूरे 8 पॉइंट को, या फिर ये क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ 8 गुड डिजाइन को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी